हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A का केस 7 से 10 साल चलना कोई नॉर्मल बात नहीं है। दोस्तों, सच यही है, केस लंबा नहीं होता, स्ट्रैटेजी आपकी वीक होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 498A केस में, जब आपके ऊपर 498A का केस होता है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 498A केस फास्ट कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे जो है आप अपने 498A को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताने जा रहा हूँ। ये मैं लॉ पॉइंट की स्ट्रैटेजीज़ नहीं बता रहा, ये मैं नॉर्मल लीगल स्ट्रैटेजीज़ जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं, जो अप्लाई करके रिजल्ट्स मिलते हैं, वो स्ट्रैटेजीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप इन स्ट्रैटेजीज़ में इंटरेस्टेड हैं, कमेंट कीजिए इंटरेस्टेड या स्ट्रैटेजी, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, आपकी वीडियो मेरे को पता चल पाए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे मैं अब आगे वीडियो बढ़ा रहा हूँ। मोस्ट लोग क्या करते हैं, मोस्ट लोग ये करते हैं, FIR हो गई, डर गए कि एलिगेशंस लगा दी अब तो वाइफ ने, अब क्या होगा, मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, कैसे मैं इन एलिगेशंस को डिसप्रूव करूँ। पहली बात तो ये मैंने किया ही नहीं है, तो मैं डिसप्रूव कैसे करूँ कि कैसे ये चीज़ें हुई नहीं है। देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये समझना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ के ऊपर है। वाइफ को ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये एलिगेशंस हुए हैं या नहीं हुए हैं। सबसे पहले वाइफ को तो प्रूव करने दीजिए। आप अगर डर जाएंगे, पैनिक में आ जाएंगे कि FIR हो गई, ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं, क्या होगा हमारा, हम कैसे जो है बचेंगे इससे, तो ये चीज़ आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एक्यूज जो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, यानी वाइफ साइड के ऊपर होता है। वाइफ साइड को ये चीज़ प्रूव करनी होगी कि ये सही में एलिगेशंस हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ की है। अब चार्जशीट आ गई, फिर डर लगता है। चार्जशीट आ गई, अच्छा हमारे माँ बाप को भी इम्प्लीकेट कर दिया, रिलेटिव्स को भी इम्प्लीकेट कर दिया, आप कोर्ट के चक्कर लगेंगे, अब तो डेट्स पे डेट्स लगेंगी, तो ये एक डर और आ जाता है। देखिए, उस चीज़ की भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आगे बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको करनी है 498A में, ताकि ये डर भी आपको नहीं हो। कोर्ट की डेट्स आ गई, वेटिंग होगी, 2 महीने 3 महीने की डेट्स पड़ रही हैं, आप जा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, तो ये एक और प्रॉब्लम है आपके साथ जब भी आप 498A का केस होता है। अब आप बताइए इस बात में सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता लगे जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही है बात, वो आप उससे सहमत है। तो यहाँ पे आज मैं बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 498A में। अगर आप वेट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी लूज़ कर चुके हो। अगर आप सोचते हो कि वेट करने से आपको सोल्यूशन मिलेगा, अभी कल परसों ही मैं एक क्लाइंट से कंसल्ट कर रहा था, वो कह रहे थे कि उनके वकील साहब की स्ट्रैटेजी यही है कि वेट करें, दूसरी पार्टी थक जाएगी, फिर सेटलमेंट पे आएगी। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा जो है करना, इसका मतलब है कि कितने साल भी केस चलेगा, और फिर सही में 7 से 8 साल 10 साल केस आपके चलेंगे, क्योंकि कोई पैमाना नहीं है कि कितना वेट करना पड़ेगा। तो करे क्या, करे तो करे क्या, ये सब तो प्रॉब्लम्स हमें भी पता है वकील साहब, करे तो करे क्या। देखिए, 498A एक इमोशनल केस नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल केस होता है। केस 3 जगह पे जीता या हारा जा सकता है। अब मैं 3 जगह बता रहा हूँ कि क्या 3 जगह है जिससे आप केस जीतते हैं या हारते हैं। सबसे पहले हम कंप्लेंट या FIR पे आते हैं। कंप्लेंट में अगर स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं हैं, आपके रिलेटिव्स का स्पेसिफिक रोल नहीं है, आपके जो माँ बाप, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनके खिलाफ कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, तो केस क्वाशिंग लायक है। आपको क्वाशिंग के लिए अप्रोच इमीडिएटली सिर्फ रिलेटिव्स के लिए करना चाहिए, पूरी FIR के लिए मत जाइए, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान अलग होगा। तो अगर आप रिलेटिव्स के लिए क्वाशिंग के लिए जाते हैं, अगर आपके एलिगेशंस वेग हैं, ओमनीबस हैं, एक्यूज़ का रोल डिफाइन नहीं है, तब आप जो है क्वाशिंग के लिए जा सकते हैं। अगर कंप्लेंट में हस्बैंड एंड इन लॉज हर जगह लिखा हुआ है, जैसे हस्बैंड और इन लॉज ने मेरे साथ क्रुएल्टी की, हस्बैंड एंड इन लॉज ने ये सब किया, तब आपका केस वीक हो जाता है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब मैं दूसरी चीज़ पे आ रहा हूँ, चार्जशीट की वीकनेस। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन की, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आपके यहाँ विजिट किया, साइट प्लान बनाया, क्या आपके नेबर्स या इंडिपेंडेंट विटनेसेस को एग्जामिन किया, क्या मेडिकल ऑन रिकॉर्ड है, क्या स्त्री धन रिकवर किया, ये सब चीज़ें एस्पेक्ट पुलिस को देखने होते हैं। जनरली मोस्टली केसेस में ये नहीं किया जाता। तो ये अगर ऐसा आपका केस है
तो केस काफ़ी वीक होता है। और तो आप जो है ये ट्रायल वर्दी केस है, ट्रायल आप लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे। पर हाँ, क्वेश्चन के लिए भी आप जा सकते हैं। ऐसे केसेस में कोर्ट को दिखा सकते हैं कि पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है 498 केस में, जब आप क्वेश्चन के लिए जाते हैं। अगर क्वेश्चन या फिर डिस्चार्ज उस पर बात नहीं बनती है तो तीसरा हथियार मैं बताने वाला हूँ, वो है क्रॉस एग्जामिनेशन। ये असली बैटलफील्ड है। अब देखिए, आपको फाइट करना ही पड़ेगा ये केस, क्योंकि क्वेश्चन तो हुई नहीं, आपका डिस्चार्ज भी नहीं हुआ। तो एक ऑप्शन यही बचेगा कि आप जो है 498A की क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छी तरह करें। अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन 498A का अच्छी तरह करेंगे तो एक्विटल होना तय है। पर क्या होता है 498A के क्रॉस एग्जामिनेशन में, फिर वही रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैंडम क्वेश्चन जिनका कोई स्ट्रैटेजिकली पूछे नहीं जाते हैं। आपको जो है क्रॉस एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजिकली करना ज़रूरी है। आपको ये नहीं बुलवाना कि वाइफ ने झूठा केस डाला है, पर कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा करनी है जिससे कोर्ट को लगे कि वो झूठा केस है। जब तक कोर्ट को नहीं लगेगा कि वाइफ ने झूठा केस किया है, तब तक आपका केस जो है वो एक तरीके से 50-50 पे है। बट कोर्ट को बिलीव करवाना कि झूठा केस है, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे क्रॉस एग्जाम। एक बेसिक प्रिंसिपल समझना होगा। अभी स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल की जो जजमेंट है, कहकसर कौसर की जजमेंट है, ये सभी जजमेंट, गीता मल्होत्रा, ये सभी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि अगर एलिगेशन नॉन स्पेसिफिक है, वेग है, ओमनीबस है, तो केस क्वैश हो सकता है। पर प्रॉब्लम यही है, लोग इस प्रिंसिपल को अप्लाई ही नहीं करते। जहाँ क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए वहाँ जाते नहीं, जहाँ डिस्चार्ज के लिए आर्ग्यू करना चाहिए वहाँ करते नहीं है। तो जहाँ पे क्रॉस अच्छी तरह करना चाहिए वो नहीं हो पाता, तभी केसेस आपके लंबे चलते हैं, तभी केसेस ख़त्म नहीं होते, तभी केसेस जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। आपको माँ बाप भाई बहन को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, क्योंकि सही टाइम पे सही स्टेप्स नहीं लिए गए, सही टाइम पे सही इंटरिम ऑर्डर्स नहीं लिए गए। तो ये चीज़ से बचे। आपको जो है अब मैं एक जो है लाइव केस एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। मेरे पास एक केस आया, 7 साल से केस चल रहा था, 498A का केस था, 7 साल से चल रहा था। जब मेरे पास आया, वाइफ का केस स्ट्रॉन्ग लग रहा था, क्योंकि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसका बिल्कुल मिडल है, 1.5 पेज का क्रॉस किया हुआ था, उसमें कुछ भी रेलेवेंट चीज़ें नहीं पूछी गई थी। वाइफ का केस बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था, एलिगेशंस भी डिटेल थे, डॉक्यूमेंट्स भी थे उसके साथ। तो क्लाइंट मेंटली ब्रेक डाउन हो चुका था, बोल रहा था वकील साहब 7 साल हो गए और कितने साल मुझे केस लड़ना पड़ेगा। अब मुझे तो रिलीफ दिलवाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने लॉ चेंज नहीं किया, मैंने फोकस चेंज किया, मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की। मैं स्ट्रैटेजी से चला, क्योंकि केस क्रॉस एग्जामिनेशन में था, तो मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। उस केस में मैंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया, कंप्लेंट और स्टेटमेंट को जो है कंपेयर किया, हर जगह रिपीटेशन, हस्बैंड एंड इन लॉज। वाइफ ने बोला वो हाईली एजुकेटेड है, पर रिकॉर्ड में कुछ और था। मैंने जो है कॉन्ट्रडिक्शंस निकाले। क्रॉस एग्जामिनेशन में मैंने जो उसकी पुलिस को दी गई स्टेटमेंट है और जो चार्जशीट में दी गई स्टेटमेंट है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन में मैंने फोकस किया। कुछ मैंने जो है एडमिशन्स करवाए और कुछ जो है मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे सवाल पूछे। उसने डिग्री के बारे में झूठ बोला, डिग्री की झूठ को पकड़ा मैंने उस क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा। और जैसे ही वो पकड़ा, ऑनेबल जज ने 340 इनिशिएट खुद ही कर दिया। जैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन रिकॉर्ड पे आ गए, 340 CRPC इनिशिएट हो गया उस केस में, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में हमने वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्शन निकाली और ऑन रिकॉर्ड हमने रखी। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, केस पलट गया। 7 साल से जो वाइफ डिवोर्स नहीं देना चाहती थी, अचानक अगले डेट पे कहती कि जज से कहती कि आप जो है मीडिएशन में रेफ़र कर दीजिए केसेस। तो हम भी रेडी थे, ठीक है जी मीडिएशन कर लेते हैं। मीडिएशन में केस जो है अच्छी, जो मेरे क्लाइंट को जो टर्म्स चाहिए थे उस टर्म्स पे सेटल हुआ। 7 साल पुराना केस महज 1 से 2 साल के अंदर ख़त्म हो गया। तो हमेशा जो है स्ट्रैटेजी काम करती है। ये एक बहुत बड़ा और लाइव एग्जांपल मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो कभी भी जो है ऐसे केसेस से घबराइए मत। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी ढंग से है, अगर आप ढंग से लड़ रहे हैं, अगर आप ढंग से क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, अगर आप 340 लगा रहे हैं, या फिर कई काउंटर केसेस आप फाइल कर रहे हैं जो बनते हैं, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपके केसेस जल्दी से जल्दी ख़त्म होंगे, टाइम नहीं लगेगा। पर अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे,
तो केसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अलग अलग केस के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपको और जानकारी चाहिए कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ करते हैं मैट्रिमोनियल केसेस में, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसमें अभी सिर्फ 50 लोगों की जगह बची हुई है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।